अभी तक हमने शैक्षिक तकनीकी प्रश्न पत्र में 3 यूनिटों पर चर्चा की है। पहली यूनिट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। दूसरी यूनिट में हमने कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस के बारे में अध्ययन किया। तीसरी यूनिट में हमने टीचिंग लेवल्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग मॉडल्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम शैक्षिक तकनीकी प्रश्न पत्र की अगली यूनिट अर्थात 4th यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें लीनियर और ब्रांचिंग अर्थात रेखीय और शाखीय दो प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। चतुर्थ यूनिट जो हम अध्ययन करने वाले हैं, इसमें जो पॉइंट मेंशन है आपके सिलेबस में वो इस प्रकार हैं। ओरिजिन एंड टाइप, जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के दोनों प्रकार हैं, रेखीय और शाखीय, उनके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल किस प्रकार डेवलप किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा टीचिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, जिसके बारे में हमने पिछली यूनिट में डिस्कस कर लिया है। अगला है रिसर्च एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और अंतिम जो बिंदु इस यूनिट का है वो है फ्यूचर प्रायोरिटीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अर्थात शैक्षिक तकनीकी में भविष्य की और क्या संभावनाएं हैं, इनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चतुर्थ यूनिट के पहले टॉपिक से, जो है अभिक्रमित अनुदेशन। इससे पहले कि हम इसका अर्थ आपको बताएं, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे या हम ये आपको बताना चाहेंगे कि जब से भी शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है, तब से ही हमारा ये उद्देश्य रहा है कि हम जो भी अधिगम सामग्री है उसको विद्यार्थियों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो बिलो एवरेज है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो अबव एवरेज है, वो समान रूप से लाभान्वित हो सके। अर्थात कक्षा कक्ष में हमें इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन कराना होता है जिससे कि समस्त विद्यार्थी समान रूप से लाभान्वित हो सकें। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए क्योंकि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की अलग रुचियां होती हैं, अलग क्षमता होती है, अलग योग्यताएं होती हैं, अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग प्रकार का उनका IQ लेवल होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए BF स्किनर ने एक ऐसा तरीका विकसित किया, एक ऐसी विकसित विधि की जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जा सकता था, और उस विधि को स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन नाम दिया। अभिक्रमित अनुदेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें दो शब्द आपको नजर आते हैं, अभिक्रमित और दूसरा अनुदेशन। अभिक्रमित का मतलब है सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध रूप से, और अनुदेशन का मतलब है सिखाना। तो जब किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी अपनी गति, क्षमता, रुचि, समय आदि के हिसाब से उसको अध्ययन करते हैं और सीखते समझते हैं, तो इस मेथड को उन्होंने नाम दिया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। इसके अर्थ को जब हम देखते हैं तो अभिक्रमित अध्ययन एक विधि या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अध्ययन कराई जाने वाली संपूर्ण सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, और इसमें पुस्तकें, सहायक सामग्री, चलचित्र आदि उपकरणों को प्रयोग का नियोजन इस प्रकार किया जाता है कि छोटे छोटे पदों द्वारा वांछित उद्देश्यों पर कम से कम त्रुटियां करके पहुंचा जा सके। अभिक्रमित अनुदेशन को स्किनर ने शिक्षण की कला और अधिगम के विज्ञान की संज्ञा दी। अलग अलग विद्वानों ने इस विधि की परिभाषा अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से की है। आप देख रहे हैं, डनहिल के अनुसार अभिक्रमित अध्ययन शिक्षा का माध्यम ना होकर शिक्षा की विधि है। प्रत्येक छात्र अपना अध्ययन उस बात से प्रारंभ करता है जो उसे ज्ञात होती है, वह अपनी सर्वोत्तम गति से निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। ड्यूमास और ब्रेकनर के अनुसार अभिक्रमित शिक्षण का आधारभूत तत्व है अभिक्रम या अभिक्रमित। इसमें विषय वस्तु छोटे छोटे और क्रमबद्ध पदों में प्रस्तुत की जाती है। रिचमंड के अनुसार अभिक्रमित अध्ययन उस प्रायोगिक प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अध्यापक अध्यापन कौशलों को भावी शिक्षण सिद्धांतों और व्यवहारों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। विलियम्स के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में
सक्षमता की ओर ले जाता है। फ्रेड स्टोफिल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। डी.एल. कुक के शब्दों में, अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्य को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त विधा है। इस प्रकार से हमने अनेक विद्वानों के अभिक्रमित अध्ययन के आधार ऊपर जो विचार हैं वो आपके सामने रखे। बेसिकली अगर इन सबको समराइज रूप में हम आपको बताएं तो इसमें यह कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें संपूर्ण पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी अपनी गति, क्षमता, रुचि आदि के अनुसार एक एक खंड को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते जाते हैं और उनको तत्काल अपने उत्तर के सही गलत होने का पता भी चलता जाता है। इस प्रकार ऐसी विधि जिसमें उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्वलन तीनों तत्व एक साथ सक्रिय रहते हैं, ऐसी विधि है अभिक्रमित अनुदेशन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है और हो रही है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन कुछ प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अध्यापन कराने की विधि है। ये सिद्धांत हैं लघु पद सिद्धांत, तुरंत जांच अथवा पृष्ठपोषण का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत, स्वचालन का सिद्धांत। यहाँ पर पहला सिद्धांत है लघु पद सिद्धांत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें अध्ययन कराई जाने वाली संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया जाता है। इन छोटे छोटे खंडों को फ्रेम या पद कहा जाता है। पद की विषय वस्तु छोटी होती है, विषय वस्तु इतनी ही रखी जाती है जिसे प्रत्येक स्तर का विद्यार्थी आसानी से पढ़ सके और समझकर जो भी प्रश्न है उसमें उसका उत्तर दे सके। इस प्रकार पहला सिद्धांत हुआ लघु पद सिद्धांत। यहाँ पर हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। जब विद्यार्थियों के सामने फ्रेम के रूप में विषय वस्तु आती है तो विद्यार्थी उसको सक्रिय होकर अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो प्रश्न उसमें पूछा जाता है उसका वे उत्तर देते हैं। अर्थात विद्यार्थी पूरे वक्त जब तक वो फ्रेम पढ़ रहे होते हैं और उत्तर दे रहे होते हैं सक्रिय रहते हैं। और ये अधिगम का सिद्धांत भी माना जाता है कि जब तक विद्यार्थी सक्रिय रहेगा उसका अधिगम उतना ही अच्छा होता रहेगा। तीसरा सिद्धांत है तुरंत जांच अथवा पृष्ठपोषण का सिद्धांत। जैसे ही विद्यार्थी फ्रेम को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देता है, तुरंत उसे ये पता चल जाता है कि उसका उत्तर सही है अथवा गलत। इस प्रकार इस विधि में उसको तुरंत ही पृष्ठपोषण मिलता है और जब उत्तर के सही होने का उसे तुरंत पता चल जाता है तो विद्यार्थी उत्साहित होकर आगे के फ्रेम पढ़ता है और अध्ययन करता हुआ चला जाता है। अगला आपका सिद्धांत है विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत। इसमें चूंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, विद्यार्थी स्वयं अपने उत्तरों की जांच करते हैं कि वो सही हैं अथवा गलत। इस प्रकार से इसमें वो स्वयं ही ये निर्धारित करते हैं कि मुझे किस आधार पर, किस स्तर पर अध्ययन करना है, तो अपना परीक्षण वो स्वयं करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का यहाँ पर नाम दिया गया है स्वयं परीक्षण का सिद्धांत। और एक अंतिम सिद्धांत है स्वचालन का सिद्धांत। अर्थात इस विधि में विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता, गति और समय के हिसाब से फ्रेम को पढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली है तो वो जल्दी फ्रेम पढ़ लेगा और उसका उत्तर दे देगा। इसके बाद अतिरिक्त समय में वो लाइब्रेरी जा सकता है, अपना और दूसरा काम कर सकता है। यदि कोई विद्यार्थी मंदबुद्धि है तो वो धीरे अपने अध्ययन को करेगा और उसी हिसाब से जैसा उसका IQ है फ्रेम पढ़ेगा और उत्तर देगा। इस प्रकार से यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अध्ययन अध्यापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। अगला हम देखेंगे अभिक्रमित अध्ययन की रचना। अभिक्रमित अनुदेशन के लिए जो फ्रेम तैयार किए जाते हैं उन्हें अभिक्रम कहा जाता है और यह इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण पद है कि अगर हम अच्छे अभिक्रम तैयार कर दें तो प्रत्येक विद्यार्थी उनसे लाभान्वित हो सकता है। और इन अभिक्रमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और जब फ्रेम तैयार किए जाते हैं तो विशिष्ट सोपानों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें 3 प्रमुख सोपान हैं। पहला तैयारी, दूसरा वास्तविक लेखन और तीसरा परीक्षण और पुनर्लेखन। यदि पहले
पद की बात करें जिसमें तैयारी है तो उसमें कौन कौन सी बातें की जाती हैं। सबसे पहले विषय अथवा इकाई का चयन किया जाता है, उद्देश्यों को लिखा जाता है, विषय वस्तु की रूपरेखा बनाई जाती है, प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण बनाया जाता है और अंतिम व्यवहार का परीक्षण बनाया जाता है। ये प्रमुख काम किए जाते हैं तैयारी के अंतर्गत। दूसरा है वास्तविक लेखन। जब तैयारी पूरी हो जाती है तब फ्रेम को लिखा जाता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या अंशों अर्थात फ्रेम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सक्रिय अनुक्रिया करवाई जाती है। पदों या अंशों जिनको फ्रेम कहते हैं को एक निश्चित क्रम प्रदान किया जाता है और उत्तरों के परीक्षण के लिए ठीक उत्तर लिखना इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो दूसरा पद है वास्तविक लेखन और तीसरा है परीक्षण और पुनर्लेखन। इसमें मूल प्रारूप को लिखना, प्रारूप को संपादित करना जिसको एडिटिंग कहते हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको एडिट किया जाता है, संपादित प्रारूप के आधार पर छात्रों की परीक्षा लेना, परीक्षा के आधार पर पुनर्लेखन। जब ये सोपान पूरे हो जाते हैं तो अभिक्रमित अध्ययन का पाठ तैयार हो जाता है और ये अभिक्रम विद्यार्थियों के सामने क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि हम अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह बालक के पूर्ण व्यवहार एवं अंतिम व्यवहार दोनों से संबंधित होता है। अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है और इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। यह अधिगमकर्ता एवं शिक्षण सामग्री के बीच अंतःक्रिया स्थायी दिखाता है। यह नियंत्रित एवं सुनियोजित विधि है। अभिक्रमित पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ता चला जाता है। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। अभिक्रमित सामग्री पूर्ण प्रशिक्षित तथा वैध होती है। सीखने वाले को सक्रिय सतत प्रयास अर्थात अनुक्रिया करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं अभिक्रमित अनुदेशन में पाई जाती हैं। अगर इस विधि के लाभों की बात करें तो इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। छात्र अपनी गति और तल्लीनता के साथ पाठ को सीखते हैं। छात्रों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं भी सीख सकते हैं। प्रतिपुष्टि के कारण छात्रों की अभिप्रेरणा का स्तर ऊंचा रहता है क्योंकि उनको तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती रहती है और जब उन्हें अपने उत्तर के सही होने का आभास मिलता है तो वो उत्साहित होकर अगले फ्रेम को पढ़ते हैं और इस प्रकार से सीखते चले जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र सतत सक्रिय रहते हैं। जैसा कि हम पहले ही बताया था आपको कि यह ऐसी विधि है जिसमें छात्र को पूरे टाइम सक्रिय रहकर पढ़ना और तत्काल अनुक्रिया करनी पड़ती है। इसमें छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है अर्थात विद्यार्थी स्वयं ही अध्ययन करना सीखते हैं। इसमें किसी शिक्षक विशेष की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं होती। छात्रों की रुचि विषय में बनी रहती है क्योंकि उनके सामने छोटे छोटे पदों में एक विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है जिसको वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो उत्तर प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी रुचि उस पाठ में बनी रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आसानी से उस पाठ को सीखते चले जा रहे हैं। इसमें बालक के समझने की गति, गहराई एवं पुनर्बलन पर विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ पर उनको किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाता कि उनको कोई भी प्रकरण कितने समय में या किस प्रकार से सीखना है। वो अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अपनी रुचि, आवश्यकता, समय, गति के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से सीखते हैं। तो ये प्रमुख लाभ हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि के। लेकिन जहां इसके बहुत सारे लाभ आपको नजर आते हैं वहां कुछ इसमें कमियां भी हैं जिनको सीमाएं कहा जा सकता है। इसमें पहला, अभिक्रमित अनुदेशन प्रक्रिया की स्वाभाविकता को समाप्त कर उसे यांत्रिक प्रक्रिया बना देता है। छात्र ना रहकर मशीनी पुर्जे बनकर रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा शिक्षण एक मशीन की तरह होता है। शिक्षक नहीं होता, शिक्षक शिक्षार्थी क्रिया नहीं होती। तो कुल मिला के जो क्लासरूम इंटरेक्शन शिक्षण की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, शिक्षण अधिगम की एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ छूट जाती है। तो ये एक कमी इस विधि में नजर आती है। दूसरा, कंप्यूटर या मशीन द्वारा शिक्षण होने से जो एक भावात्मक संबंध बनता है उसका अभाव हो जाता है। शिक्षक अपने व्यक्तित्व से छात्रों को प्रभावित करता है
इसमें इस प्रभाव का अभाव रहता है। कक्षा कक्ष में जब शिक्षक छात्र अंतःक्रिया होती है तो उसमें एक भावनात्मक बॉन्डिंग विकसित हो जाती है। ये भावनात्मक बॉन्डिंग यहाँ इस अनुदेशन में मिसिंग पाई जाती है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं पाया जाता। अभिक्रमित अनुदेशन को वैयक्तिक अनुदेशन की एक तकनीकी माना गया है, जो कि ठीक नहीं है। हर छात्र की गति अलग होती है, परंतु अधिगम सामग्री तो हर छात्र के लिए एक सी ही बात होती है और सभी छात्रों को एक से तरीकों से सीखना होता है। अर्थात यहाँ पर हम रुचि और समय, गति आदि का तो ध्यान रख पाते हैं, लेकिन क्या हम प्रत्येक छात्र के लिए अलग से अभिक्रम तैयार कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यह एक बहुत ही टफ टास्क है। इसलिए यहाँ पर ये एक छोटी कमी इसकी नजर आती है। अब एक और कमी की बात करें, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग हर विषय के लिए किया जाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि सभी विषयों व उनसे संबंधित प्रकरणों पर अभिक्रम का निर्माण किया जाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से हर विषय को, हर प्रकरण को अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से पढ़ाया जाना संभव नहीं है। यदि अगली बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो हम देखेंगे, रुक गई यार, 12 स्लाइड हुई हैं, 37 स्लाइड हैं। तेरह पर है। अगली कमी की ओर यदि हम ध्यान दें तो अभिक्रमित अनुदेशन की सफलता सोच समझकर बनाए हुए अभिक्रम पर आधारित होती है। सभी छात्र अपने अभिक्रम के अनुसार आगे बढ़ने के प्रयास में व्यस्त रहते हैं। परिणाम स्वरूप कक्षा में सामाजिकता की भावना का अभाव सा हो जाता है। अर्थात प्रत्येक छात्र अपने हिसाब से सीखता है और वो चाहता है कि वो जो अभिक्रम है उसको शीघ्रता से पढ़े, समझे और अपना अध्ययन पूरा करे। इसी के कारण जो एक सामाजिकता की भावना होती है, विद्यार्थियों में इंटरेक्शन की जो भावना होती है, आपसी सहयोग की भावना होती है, वो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग पाई जाती है। आगे की एक कमी नजर कर रहे हैं तो यह तकनीकी ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में तो सहायक हो सकती है, परंतु भावात्मक और कौशलात्मक या क्रियात्मक उद्देश्यों की ओर इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यदि अभिक्रम के प्रारंभ में ही छात्रों की अनुक्रियाएं गलत होने लगती हैं तो छात्रों की रुचि और अभिप्रेरणा कम होने लगती है और उसे पुनर्वलन से भी नहीं बढ़ाया जा सकता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि यदि पहला फ्रेम बच्चे ने पढ़ा और उसका उत्तर गलत हो गया, दूसरा फ्रेम पढ़ा उसका भी उत्तर गलत हो गया, तो इस प्रकार से यदि प्रारंभ में ही उनकी अनुक्रियाओं का सही प्रतिफल उन्हें नहीं मिले तो वो एक तरह से निराश हो जाते हैं और फिर उनको पुनर्वलन देकर भी नॉर्मल स्थिति में लाया जाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ कमियां हमें यहाँ पर नजर आती हैं। अगर अगली बात करें, अभिक्रमित अधिगम अध्ययन के उपयोग में आने वाली समस्याएं, इसमें हमें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं जब हम इस विधि से कक्षा में अध्यापन करा रहे होते हैं। एक तो अच्छे प्रोग्रामर की कमी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेम बनाना एक सिंपल व्यक्ति के बस का काम नहीं है, इसके लिए ट्रेन्ड पर्सनल्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए चूंकि अच्छे प्रोग्रामर की यहाँ पर जरूरत होती है और वो कम संख्या में हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, इसलिए ये एक समस्या आती है अभिक्रमित अनुदेशन से पढ़ाने में। दूसरा, परंपरागत शिक्षक को ना छोड़ने की मानसिकता। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ तो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो जो परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया चली आ रही है उसको छोड़ने की मानसिकता हम नहीं बना पा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति ना होना, ये एक मनी कंज्यूमिंग मेथड है जिसमें कंप्यूटर, अभिक्रम बनाने के लिए और भी पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है,
जिसकी एक प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा गुणवत्ता की समस्या, हम क्वालिटी फ्रेम तैयार कर पाने में क्या सक्षम हो पा रहे हैं, तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। तीव्र गति से बढ़ते हुए विद्यालयों की संख्या, विद्यालय इतने अधिक संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं, छात्र संख्या इतनी अधिक होती जा रही है कि सबको फ्रेम के माध्यम से पढ़ाना, सबके लिए अभिक्रम सामग्री तैयार करना एक मुश्किल काम है। इसके अलावा उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री का भी अभाव है। हमारे यहाँ अभी उतनी श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध नहीं है जो प्रमुख रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध हो पाए। इसके साथ साथ कुशल एवं मेधावी परिश्रमी शिक्षकों का भी भारत में अभी अभाव देखा जाता है। इसीलिए अभिक्रमित अनुदेशन को हम उतना अधिक उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन फिर भी यह विधि एक शिक्षण अधिगम की अच्छी विधि मानी जाती है, जिसको प्रयास करके अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। अगला बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रमुख प्रकार का होता है, रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अधिगम, दूसरा शाखीय अभिक्रमित अधिगम, तीसरा अवरोही अभिक्रमित अधिगम। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर को जाता है, क्योंकि यह उनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय अभिक्रमित अध्ययन में छात्र के सामने शिक्षण सामग्री का एक छोटा सा अंश या पद प्रस्तुत किया जाता है। छात्र को उस अंश से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। यदि उसका उत्तर सही होता है तो उसे पुनर्वलन प्राप्त होता है और वह अगले पद की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का क्रम चलता रहता है और यहाँ उद्दीपन अनुक्रिया की एक रेखा सी बन जाती है, इसीलिए इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। इसका फ्रेम का जो प्रकार देखते हैं, इसका किस प्रकार से फ्रेम नजर आता है वो आपको चित्र में नजर आ रहा है। यहाँ पर अलग अलग फ्रेम क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों को प्रस्तुत किए जाते हैं और इन फ्रेम को जब विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया जाता है तो वो एक फ्रेम पढ़कर दूसरे फ्रेम पर पहुंचता है, दूसरा फ्रेम पढ़कर तीसरे फ्रेम पर पहुंचता है और इस प्रकार से वो अपने प्रारंभिक व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक के बाद दूसरा फ्रेम पढ़ना पड़ता है, दूसरे के बाद तीसरा फ्रेम क्रमबद्ध रूप से पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की यदि विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक रेखीय मार्ग दृष्टिगोचर होता है, अर्थात इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप से विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से एक रेखीय मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, यह एक नियंत्रित अनुक्रिया को दर्शाता है, अर्थात अनुक्रिया और उसके क्रम पर यहाँ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसमें सभी छात्रों के लिए एक समान पथ होता है जिस पर चलकर उसे अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना होता है, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी उसी क्रम को फॉलो करेगा जो एक क्रम निश्चित किया गया है उन फ्रेम्स को प्रस्तुत करने का, पढ़ने का। इसके अलावा इसमें शुरू में अधिगम को सरल बनाने के लिए उद्बोध या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में हटा लिया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, तो जब फ्रेम प्रस्तुत किए जाते हैं विद्यार्थियों के सामने, एक फ्रेम में 3 या 4 लाइनों का मैटर उनको प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद एक प्रश्न से पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर देने में असहाय महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रोग्रामर का ये दायित्व बनता है कि वो कुछ ऐसे शब्द उस फ्रेम में या प्रश्न के साथ दे जिनके माध्यम से वो विद्यार्थी उसका सही उत्तर प्राप्त कर पाए, सही उत्तर दे पाए। ऐसे शब्द जो हिंट के रूप में विद्यार्थियों को दिए जाते हैं उन्हें अनुबोधक या प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है, जो इसमें रेखीय प्रोग्रामिंग में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा त्रुटि की संभावना इसमें कम होती है। स्पष्ट करने की क्षमता, यह अभिकरण कठिन संप्रत्यों को भी सरलता और सुगमता से स्पष्ट करने में सक्षम है। स्व अध्ययन की एक विधि है, यह छात्रों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करता है, जिससे विभिन्न मानसिक स्तरों पर छात्रों को स्व अध्ययन के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इसमें छात्रों की अनुक्रिया की जांच कर सही अनुक्रिया के लिए पृष्ठ पोषण की व्यवस्था होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उनको उनके उत्तरों की सही और गलत होने की तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ अधिगम के समय छात्र सक्रिय, क्रियाशील और तत्पर रहकर अध्ययन करते रहते हैं। तो ये
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख